हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 10 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए ये आपको दे रखा है a + b + c = 0 है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। भाई बराबर 3abc आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसके माइनस में होता है ये 3abc। ठीक है, और ये अगर बराबर 0 होता है तो ये बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3abc जो है ये इधर आकर प्लस में हो जाता है और ये बराबर 3abc के आ जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट याद रखेंगे। इसमें देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा है 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताना है। देखिए यहाँ पर x मान लीजिए एक सम संख्या है। ठीक है, अब इससे पहले की सम संख्या x - का 2 रही होगी और इसके बाद की सम संख्या x + का 2 रही होगी। इनका क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए, और ये आपको यहाँ पर दे रखा है 126, तो बराबर 126। इनका सम करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा 126, यानी कि x बराबर आपके पास आ जाएगा 42। तो x बराबर 42 आ चुका है। तो यहाँ पर आपके पास ये छोटी संख्या हो जाएगी 42 - 2 करेंगे 40, बड़ी संख्या हो जाएगी 44। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 और 44 का गुणनफल आपको बताना है। तो ये आपके पास यहाँ पर इकाई का अंक 0 होगा और दाई का अंक 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे। तो देखिए पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे, यानी कि 75 × में 3 किया, ये कुल अंक आ जाएंगे। लास्ट के 3 विषयों में औसत अंक 82 थे, यानी कि 82 × में 3 किया, ये लास्ट के 3 विषयों के कुल अंक आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो है तीसरा विषय जो है इसका यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी काउंट हुआ है और इसमें भी यहाँ पर काउंट हुआ है इसका अंक। ठीक है, और इसके अंक दे रखे 66, यानी कि एक बार हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये सभी 5 विषयों के कुल अंक आ जाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये औसत आ जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा 225, 75 का 3 × 225, और ये आपके पास 3 दूनी का 6, 8 3 का 24 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे 66, डिवाइड करेंगे 5। अब देखिए 246 में से 66 घटाया 180 बचा, इसमें 225 में ऐड किया 180, यानी कि 405 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 8 × 5 = 40, 5 × 1 = 5। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए दोनों साइड अगर आप यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड कर दें तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। tan थीटा बराबर आ जाएगा √3, और हम जानते हैं कि ये आपके पास 60 डिग्री पर मान होता है, यानी कि थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि sin 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर करेंगे तो 3 × में 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में cos का मान होता है 60 डिग्री पर 1/2, बटे में 2 × में 1/2 प्लस का 5, 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पर आपके पास हर का एलसीएम 4 आएगा, और ये 9 + का 2 यानी कि ऊपर हो जाएगा 11, और बट्टे में 6, ये 4 के गुणा में आ जाएगा, यानी कि 11/24 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए विवेक सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर/आवर की चाल से गति करना शुरू करता है। उसके 4 घंटे बाद 120 किलोमीटर/आवर की चाल से नीरज उसी दिशा में गति करना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नीरज और विवेक शाम 5:36 पर जो है एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 घंटे बाद नीरज ने चलना शुरू किया, यानी कि इस 4 घंटे के दौरान ये विवेक 700 के 28 यानी कि 280 किलोमीटर चल चुका होगा। अब इनके बीच की दूरी ये 280 किलोमीटर है और ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस करके आएगी। इनका डिफरेंस देखिए कितने का है, 50 का है, यानी कि 50 की स्पीड से ये 280 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। तो टाइम देख लीजिए कितने का होगा भाई, 5 × 5 = 25, यानी कि 5 तो घंटे हो गए। ठीक है, 3 शेषफल बचा बट्टे 5 और गुणा 60 करेंगे, 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36 मिनट ये हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास इनके मिलने का टाइम हो जाएगा। और देखिए इसने 4 बजे चलना शुरू किया था, ये सॉरी यहाँ पर 4 घंटे बाद चलना शुरू किया था, तो 8 में 4 ऐड किया, यानी कि टाइम हो रखा होगा 12 PM का। अब इसमें अगर ये वाला टाइम ऐड कर दें तो यानी कि आपके पास यहाँ पर शाम के जो है 5:36 PM हो रखे होंगे। ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि शाम के 5:36 PM पर एक दूसरे से मिलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट दे रखा है।
अब आ जाते हैं हम इस दूसरे स्टेटमेंट पर। इस पर देखिए यहाँ पर शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको देखिए 1080 किलोमीटर। तो शाम 4 बजे तक देखिए इसका कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे के अंदर 70 की स्पीड से चलेगा तो 7 8 56 यानी कि 560 किलोमीटर ये चलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है नीरज की हम बात करें तो यहाँ पर नीरज जो है भाई 12 बजे चलना शुरू किया था, ठीक है, और शाम के 4 बजे तक 4 घंटे चला, 12 4 48 480 घंटे ये आज 480 किलोमीटर ये चला। टोटल करेंगे तो ये आपके पास 900 और 140 यानी कि ये 1040 किलोमीटर आपके पास इनकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि दे रखे 1080, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट जो है ये सही होगा। इसमें देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ तो इसको समझ लेते हैं। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर फॉर टू सर्कल्स हुज रेडी आर 16 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन थियर सेंटर्स, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। भाई यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में आपको बता रखा है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। और इसकी लंबाई आपको देखिए यहाँ पर ये दे रखिए 24 सेंटीमीटर, ये R1 त्रिज्या दे रखिए, ये R2 त्रिज्या दे रखिए। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसकी लंबाई 24 दे रखिए और ये बराबर हो जाएगी केंद्रों के बीच की दूरी आप d मान लीजिए, तो d का स्क्वायर और माइनस कर देते हैं त्रिज्याओं का डिफरेंस यानी कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा आपके पास 576 और इधर d का स्क्वायर, और त्रिज्याओं का डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितने का 10 का है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 हो जाएगा। तो ये 100 इधर आ जाएगा यानी कि 676, डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 676। दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 26 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। तो देखिए 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 पर 1 अधिक अंकित किया, 5 की वस्तु 6 पर अंकित की, ये कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर 5 होगा तो इसे कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। तो अधिकतम छूट कितनी दे सकता है, 1 की दे सकता है, 1 की छूट 6 पर गुणा कर देते हैं 100 से, तो 16.66% जो है ये आपके पास प्रतिशत छूट आ जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने जो है 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जो है ₹10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पर तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज दर पर जो है समान राशि का प्रस्ताव दिया। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा गया, और 2 साल के लिए इनके डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू पुट कर देंगे। भाई P आपके पास ये प्रिंसिपल दे रखा है कितना 10,000, ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है यानी कि 10,000, और इनटू में R यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और बटे में 100 का स्क्वायर ये 10,000 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा यानी कि बराबर कितना है 225। इसमें देखिए किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित उस कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण 66 डिग्री है, तो 2 गुना हो जाएगा 132 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि किसी वृत्त में जो है किसी जीवा द्वारा अगर परिधि पर बनाया गया कोण आपको दे रखा हो तो ये आपके पास यहाँ पर जीवा हो जाएगी, और इस जीवा द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण आपको दे रखा है, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए अगर ये थीटा हो तो ये 2 थीटा हो जाता है, यानी कि आपको 66 डिग्री दे रखा है, तो ये आपके पास 66 का 2 गुना हो जाएगा यानी कि 132 डिग्री आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक जैकेट को ₹9,610 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को ₹7,690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो यानी कि विक्रय मूल्य 9,610 में से कॉस्ट प्राइस घटा दें तो लाभ होगा, और यहाँ पर हानि की बात हो रही है यानी कि आप कॉस्ट प्राइस CP में से घटा दें विक्रय मूल्य 7,690, तो ये आपके पास लॉस आएगा, ये बराबर दे रखा है। तो यानी कि 2CP बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम भी 16,000 हो जाएगा, और ये 700 600 1300 यानी कि 17,300 बनेगा, ठीक है।
सी पी बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, 8 दूनी का 16, 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 और ये 0। तो देखिए हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए, 10% का। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो 8650 से ये क्रय मूल्य है, इसका 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है हासिल 1 आएगी, 8 से 14 1, 15 का 5 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री दे रखा है, तो इसका और इसका √2 मान होता है 45 डिग्री पर, यानी कि 2 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 3 गुणा 2, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी, इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए 2 भुजाएं सेम दे रखी, यानी कि आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला एक याद रखना कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो, ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो है परिवर्त की त्रिज्या जो है ये आपके पास होती है a इंटू में b और इंटू में c बटे में 4 गुणा एरिया। एरिया किसका, इसी ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि a का मान 12 दे रखा है, 9 इंटू में 9 और बटे में 4। अब देखिए क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए आपको पता है कि यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ये बनेगा। अब इसके अंदर जो है आपको 2 भुजाएं बराबर दे रखी हैं, ये 9 और ये 12 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आप अगर इस पर परपेंडिकुलर खींचें तो ये इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि 6 और 6 में बंट जाएगी। तो इसके हाइट आप बता सकते हैं भाई, अंडर के अंदर क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 3 इंटू में आपके पास आएगा 15 अंडर के अंदर, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और अंडर के अंदर 5 बच जाएगा। 3 अंडर 5 ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसका एरिया आप बता सकते हैं भाई, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई 3√5। भैया आपको दिखाई पड़ रहा है 18√5 आपके पास यहाँ पर जो है ये इसका एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया जो है आप यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 18√5। तो ये 9 से कटेगा 2 बार, 4 से ये 3 बार कटेगा, 9 त्रिका 27 ऊपर हो जाएगा और बटे में 2√5 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, √5 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये 27√5 और बटे में 10 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए दुकान यानी कि शॉप 1 और शॉप 3 और शॉप 4 द्वारा बेचे गए गेहूं की कुल मात्रा सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी का कितना प्रतिशत है, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर दुकान 1 का देखना है, 3 का देखना है और 4 का देखना है। ठीक है, और इसमें गेहूं देखना है, यानी कि वीट ये आपको ग्रे वाला दे रखा है, ये 16.5 लिखा हुआ है, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 30। ये 1 सेकेंड, इसका तो देखना ही नहीं है, इसका देखना है। तो यहाँ पर जो है ये 24 लिखा हुआ है, और इसका देखना है तो ये 19.5 लिखा हुआ है। इनको ऐड करेंगे तो ये 30 40.5 ये हो गया, 41 और 19 हो जाएगा, ये आपके पास 60 इनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीनी का देखना है, इन सभी का देखना है चीनी का। तो ठीक है, तो चीनी का यानी कि ब्लू वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा शुगर का। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर 12.5 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ 15.3 और ये लिखा हुआ है 20, और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है आपके पास 32.2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 47.5 बनेगा, और ये 0.5 इसको दे देते हैं, तो ये आपके पास 48 और 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 20 80 हो जाएगा। यानी कि 60 80 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करके बताना है। तो 20 या 60 20 81, 4 से कटेगा 25, तो 25 या 75 जो है % आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, जीवा AB द्वारा इस वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आप एक वृत्त यहाँ पर बना लीजिए इसके अंदर आपको एक जीवा दे रखी है, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण आपको दे रखा है कितना 60 डिग्री।
तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, त्रिज्या होंगी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये इन दोनों का सम जो है ये आपस में बराबर होंगे, और इन दोनों का सम आपके पास 120 डिग्री डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपके पास यहाँ पर 60-60 डिग्री के ये कोण हो जाएंगे। अब तीनों कोण बराबर समबाहु त्रिभुज में होते हैं, तो ये भुजा भी इनके बराबर हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या आपको 18 दे रखी है, तो ये भी आपके पास जीवा की लंबाई जो है ये भी आपके पास 18 सेंटीमीटर ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आयुष और अभिषेक का वजन जो है 8:5 के अनुपात में अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 kg हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आयुष को मैं लिख रहा हूँ AS से और अभिषेक को मैं लिख रहा हूँ AB से। इनका रेशियो दे रखा 8:5, यानी कि अगर ये 8x है इसकी आयु, तो इसकी जो है आयु आपके पास यहाँ पर 5x हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर वजन की बात हो रहा है तो यहाँ पर वजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास ये अभिषेक का दे रखा है कि ये 40% से बढ़ जाता है। 40% का मतलब 2/5, 5 पर 2 का इंक्रीमेंट, तो 5x पहले था, यानी कि 7/5 से इसका 7/5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इनका टोटल करें तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है भाई, इनका टोटल करें तो यहाँ पर ये 13x बन रहा है। ठीक है, ये 13x बन रहा है, और यहाँ पर जो है 60% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि दोनों के कुल वजन में 60% का इंक्रीमेंट। इसका 3/5 इस फ्रैक्शन वाले, यानी कि 5 पर 3 का इंक्रीमेंट, तो इसका 8/5 कैलकुलेट कर लेंगे, और ये कुल वजन आपको दे रखा है यहाँ पर इतना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बराबर 104 के हो जाएगा, तो 13 8 104, ये एक बार कटेगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5। और जैसे x बराबर 5 यहाँ पर रखेंगे तो ये 5 से तो ये 5 कट जाएगा, 7 5 से 35 आपके पास यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा अभिषेक का। ठीक है, ये बढ़ने के बाद आ जाएगा। ठीक है, और बढ़ने के बाद दोनों का टोटल वेट कितना था, 104 kg था, तो आयुष का कितना हो जाएगा भाई, 104 में से यहाँ पर घटा देंगे इसका 35, तो ये आपके पास 69 जो है ये आयुष का बचेगा। ठीक है, और इसी का पूछा गया था आयुष का, तो ये आपके पास 69 kg आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए बराबर √3/2 दे रखा है भाई, यहाँ पर C + D का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री पर इसका मान √3/2 होता है। और यहाँ पर जो है सेक का 2/√3 ये 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो C - D बराबर 30 डिग्री, तो C बराबर कैलकुलेट करेंगे तो सम इनका 90/2 कर देंगे, 45 हो जाएगा। 45 एक के ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा, आंसर लगा दीजिए। और D भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 30/2 करेंगे, 15 आ जाएगा। वैसे भी आप आंसर टिक कर देते हैं। और देखिए, अगर ऑप्शन से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, दोनों का सम 60 डिग्री होना चाहिए और डिफरेंस 30 डिग्री, एक ही ऑप्शन में बन रहा है इसमें। ठीक है, तो वैसे भी आप इसको आंसर टिक कर सकते थे। इसमें देखिए L और M के संयुक्त वेतन का P और Q के संयुक्त वेतन से अनुपात क्या है। तो L और M का संयुक्त वेतन देखिए कितने का बन रहा है भाई, 1150 ये बन रहा है, और यहाँ पर P और Q का बन रहा है ये 1050। तो इनका अगर रेशियो बनाए तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 23 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी इंग्लिश वाले इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर K1 - K2 आपको कैलकुलेट करके बताना है, तो K1 पहले इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसमें देखिए डेटा भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो K1 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन ऑल द 5 स्कूल्स, यानी कि मेल आपके पास ये ब्लैंक वाला है, तो 120 160 ये कितना हो जाएगा 280 और ये 320 और ये आपके पास 420 और ये 520 यहाँ पर इनका, और ये 580 हो जाएगा। ठीक है, इनका टोटल। और यहाँ पर K2 कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन ऑल द 5 स्कूल्स। ठीक है, तो फीमेल का ये ग्रे वाला है, तो इनका टोटल हम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 160 140 कितना हो जाएगा 200 300 और ये 340 और ये 360 और ये यहाँ पर 60 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 360 और 360 और ये 60 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। इनका डिफरेंस बताना है भाई, 160 का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 1:4।
मिश्रण में थोड़ा मिल्क मिलाया जाता है। भाई बाहर से मिलाया क्या गया, मिल्क मिलाया गया, ठीक है। अब जिससे दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 हो जाता है, ये रेशियो जो है 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, तो यहाँ पर देखिए मिलाया क्या गया, दूध, यानी कि यहाँ पर ये वाटर की मात्रा 4 यूनिट है, ये तो सेम रहनी चाहिए, यानी कि इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए मिल्क में कितने यूनिट का परिवर्तन आया, भाई 7 यूनिट का आया। और टोटल मिश्रण कितना था, 5 यूनिट था, भाई 4 और 1 5 यूनिट था प्रारंभ में, ठीक है। तो 7 यूनिट आपके पास यहाँ पर मिल्क मिलाएगा, कितने में, 5 में, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो 140% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई ये 3 सर्किल आपको कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर 2 सर्किल हो गए और 1 सर्किल ये हो जाएगा। ये तीनों सर्किल जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा √3a² माइनस π/2 और ये a², ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर नोट करके रखेंगे। और इसमें a क्या है, यहाँ पर a जो है इन वृत्तों की त्रिज्या। अब a की जगह आप चाहें तो r भी रख सकते हैं, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है ये आपके पास ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, √3 इंटू में 49 हो जाएगा, माइनस में पाई का मान 22/7 और यहाँ पर जो है गुणा में 1/2 हो जाएगा, और इसका a का स्क्वायर यहाँ पर भी 49 हो जाएगा। तो देख लीजिए 7 से ये कटेगा, यानी कि 7 बार कटेगा, और 2 से ये कटेगा 11 बार, 11 7 77 हो जाएगा, यानी कि 49 √3 और माइनस के अंदर 77। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाई यहाँ पर अगर आप इन तीनों वृत्तों के केंद्र को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास ये जो त्रिभुज बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या 7 है, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7। तो ऐड करेंगे तो देखिए तीनों भुजाएं आपके पास 14 बन रही है, यानी कि समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर एक त्रिज्याखंड ये बना, एक त्रिज्याखंड ये बना, और एक त्रिज्याखंड जो है ये बना। आप क्या करेंगे, इन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला एरिया बच जाएगा, और ये आपके पास इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करने की इसे कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसे फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए बराबर आपको अगर ये p दे रखा हो और आपको x - 1/x पर जाना हो, x² + 1/x² बराबर p दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, p - 2 करके वर्गमूल ले लेंगे, तो अंडर के अंदर 36 बनेगा, यानी कि 6 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए k का मान कैलकुलेट करके बताना। भाई यहाँ पर आप ऊपर a³ - b³ का फॉर्मूला a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो 15 + का 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 15 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और माइनस के अंदर ab, यानी कि 15 चौके 60 हो जाएगा, और ये बटे में जो है आपके पास ये 15 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर और माइनस k लिखा हुआ है, और ये बराबर 19 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास 19 से 19 ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर 1 आया, ठीक है। अब ये बराबर 1 कब आ सकता है, जब ये वाला इससे कट जाए पूरा पूरा। तो यहाँ पर ये कब कटेगा, जब आपके पास यहाँ पर k की जगह क्या होगा, 60 होगा। अब k की जगह 60 होगा तो ये इससे कट जाएगा और बराबर 1 दे देगा, तो यहाँ पर k की जगह कितना होना चाहिए, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए सभी कंपनियों की कुल आय और कुल व्यय से अनुपात कितना है, यानी कि आय को पहले रखना है और फिर व्यय को आपको बाद में रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डेटा क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डेटा भी आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो दे रखा है सेविंग और एक्सपेंडिचर का दे रखा है, ठीक है। इनकम का कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम्स ऑफ ऑल द कंपनीज, यानी कि इनकम के साथ रेशियो बताना एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ये ऐड करेंगे तो 6 4 10 11 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 28 हो जाएगा, 28 और 9 हो जाएगा ये 37, और 37 6 43, 43 6 हो जाएगा,
49 4400 हो जाए 49 और ये 500 ऐड करेंगे 49 और ये 5 54 हो जाएगा और 54 और ये 13 ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 67 हो जाएगा। 67 में 7 ऐड करेंगे तो ये 74 हो जाएगा। ठीक है, और आगे 2 जीरो लगा देंगे 7400 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का ये वाला ग्राफ दे रखा है तो 4 7 11 17 और 17 और 5 हो जाएगा 22 और 22 और ये 13 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 35। आगे 2 जीरो लगा देंगे 35 हो जाएगा। इनका रेशियो बनाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 74:35 बनेगा। 1 सेकेंड, इसमें आपको कुल आय का कुल व्यय से बताना था तो ये 74:35 आना चाहिए। इसमें एक मिस्टेक है थोड़ी सी, ये आप देख लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से ये आना चाहिए भाई, कुल आय का बताना कुल व्यय के साथ, यही हमने कैलकुलेट किया भाई। यहाँ पर इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ कैलकुलेट किया तो 74:35 ही तो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये होना चाहिए आंसर। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। तो कौन सबसे छोटा है, यहाँ पर पावर में आप देख सकते हैं ये बट्टे में इनके हर में जो है यहाँ पर क्या आ रहा है 3 6 2 आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 2 6 और ये 12। आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको 12 दिखाई पड़ रहा है। 12 से इन सभी को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी कि 12 से इन सभी को पावर को गुणा करेंगे तो ये आपके पास इनकी पावर क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर 14 की पावर आ जाएगी 4, 12 की पावर आ जाएगी 6 और 16 की पावर आ जाएगी 2 और ये 25 की पावर 1 आ जाएगी। तो सबसे छोटा कौन सा है ये पूछा गया था, तो सबसे छोटा आपको ये 25 दिखाई पड़ रहा है और ये 25 की पावर 1 आया किससे था, इससे आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए पी अकेले काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है। आर अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेता है। देखिए पी दे रखा है 10, क्यू दे रखा है 15 और ये साथ मिलकर काम करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। आर को काम पर रखा जाता है और ये 4 दिन में काम कंप्लीट करना है। तो इन सभी का एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम आपको 60 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 6 और इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 15 यूनिट आ जाएगी इन तीनों की मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर P और Q की मिलाकर 10 हो रही है तो ये आपके पास 5 बचेगी, क्योंकि यहाँ पर इनका मिलाकर 15 हो रहा है तो ये 5 होगा तभी आपके पास ये 15 होगा। तो R का पूछा गया था R कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क आपके पास 60 यूनिट का है, 5 की एफिशिएंसी से करेगा R तो 60/5 यानी कि 12 दिन का टाइम इसे लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।